हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। और बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर है जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। तो बाल विकास में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं ली हैं तो फटाफट जाइए, हमने हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो वहाँ से जाइए और सारी क्लासेस ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अभी से अपना नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवीजन करते चलिए, जिससे कि ऐसा होगा ना कि एग्ज़ाम्स टाइम पे आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन फ्री होकर जाएंगे, अपना अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे। नहीं तो रात रात भर जग के भी एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी से तैयारी कीजिए और आराम से अपना एग्ज़ाम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास है आपकी अधिगम के वक्र, पठार एवं सीखने का स्थानांतरण। ये आपका चैप्टर 9 है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कर्व्स, प्लेट्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी अधिगम वक्र का अर्थ। यह आपसे 2023 में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व्स। वक्र का मतलब होता है कि रुकावट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जब हम किसी कौशल को सीखना प्रारंभ करते हैं तो उसमें धीरे धीरे उन्नति करते हैं। जब हम कोई कार्य करना सीखते हैं तो क्या करते हैं? जब पहले दिन आपने लिखना सीखा था, स्कूल गए थे, तो क्या था कि आप लिख लेते थे? नहीं ना। तो आपने पहले जब पेन पकड़ना सीखा था, पेंसिल पकड़ना सीखा था, तो आपको सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती। धीरे धीरे क्या किया आपने, चीज़ों को सीखा और धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें उन्नति होती चली गई। सीखने की क्रिया की गति में प्रगति प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान नहीं होती है। कभी गति तीव्र, कभी धीमी, तो कभी गति बिल्कुल रुक जाती है। सीखने को क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं, ठीक है। का वक्र, सीखने का वक्र अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति की प्रगति या अवनति को स्पष्ट करता है। सीखने की प्रगति और ह्रास को प्रदर्शित करने वाली रेखा को अधिगम वक्र या सीखने का वक्र कहते हैं, ठीक है। इंसान क्या हमेशा एक गति से सीख सकता है? नहीं। कभी कभी क्या होता है, गति उसकी तीव्र हो जाती है, सीखने में तेज़ी आ जाती है। तो कभी क्या होता है, मंद गति से सीखता है, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गति बिल्कुल रुक जाती है। तो इस रुकावट को क्या कहेंगे? अधिगम का वक्र कहेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। गेट्स के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। इनका क्या कहना था? अधिगम वक्र जो है, सीखने में जो आती है गति और प्रगति, दोनों को इन्होंने व्यक्त करने वाली एक क्रिया बताया है, ठीक है, अधिगम वक्र को, ठीक है। अधिगम वक्र के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। देखिए, अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र। दूसरा क्या है? उन्नतोदर या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, नतोदर वक्र, या फिर इसको बोलेंगे धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। और जो आपका चौथा है, मिश्रित वक्र, ठीक है। आगे आ जाइए। तो देखते हैं सरल रेखीय वक्र क्या है। स्ट्रेट लाइन कर्व। आइए, यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। यह वक्र बहुत कम दिशाओं में पाया जाता है। देखिए, ये आपका ये आपका चार्ट बनाया है। देखिए, ये यहाँ पे नीचे कट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना ले रही हूँ। देखिए, तो ये क्या है? सीखने का वक्र है। ये एक सीधी रेखा में चल रहा है, ये सरल रेखीय वक्र कहलाएगा ये, ठीक है। तो
इसको आप ऐसे लिख लेंगे 10, 20, 30 और 40। ऐसे ही आपको नीचे भी लिख लेना है, इधर 5 भी लिख सकते, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंसान की प्रगति है। कैसे स्टार्ट किया था उसने, 10 से स्टार्ट किया और 40 तक गया, उसकी प्रगति हो रही है इसमें लगातार। ठीक, तेज गति से सीख रहा है। ठीक है, आगे आइए। ठीक, इसमें होता है ना, प्रगति को क्या है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में दिखाते हैं। ठीक, और आगे है आपका नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसको कॉन्वेक्स वक्र बोलेंगे या फिर नेगेटिव एसिलरेटेड कर्व बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, आ जाइए। इसमें सीखने की प्रगति शुरुआत में बहुत तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगती है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीख रहा होता है तो शुरुआत में तेज़ी से प्रगति करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वह कार्य में अधिक कुशल होता है उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे कोई इंसान है, कोई कार्य को सीखने गया तो उसको क्या होगा, बहुत इंटरेस्ट होगा, जल्दी जल्दी सीखने का प्रयास करेगा। जब वह सीख जाएगा तो वो सोचता है मैं तो सीख गया हूँ, तो क्या हो जाता है, उसकी सीखने की प्रगति जो हो जाती है, उन्नति की प्रगति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। आगे आइए, इसका देखिए, ये आपका चार्ट है, दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या था, जब व्यक्ति ने पहले सीखा, क्या किया, वो यहाँ तक बहुत तेज़ी से गया। ठीक, वो खूब सीखता गया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो है सीखने की प्रगति जो धीरे हो गई, नीचे आने लगी। ठीक, धीमी पड़ गई। ये चार्ट आप लोग बना लेना। ये इसकी सीखने की प्रगति दिखा रहा है। यहाँ तक तो उसने तेज़ सीखा, फिर क्या हुआ, उसकी सीखने की गति क्या हुई, धीरे हो गई, वो नीचे आने लगा। ठीक, तो ये चार्ट ये शो कर रहा है। आगे आइए, नतोदर वक्र यानी कि कॉनकेव कर्व देखिए। इसमें क्या है, इस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में सीखने की गति में उन्नति होती है। तो जो वक्र बनता है उसको नतोदर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ये चार्ट के माध्यम से देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या था, पहले जो था बच्चा धीरे धीरे सीख रहा था, यहाँ तक उसने धीरे धीरे सीखा। ठीक है, फिर तो क्या हुआ, उसने यहाँ तक धीरे धीरे सीखा, तो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, उसके सीखने में उन्नति हुई, तो प्रगति होने लगी। ये देखिए, पहले धीरे सीखा, फिर उसके सीखने में क्या हुई, प्रगति हुई। ठीक, तो तेज़ी से सीखने लगा। ठीक, ये चार्ट क्या शो कर रहा है, पहले धीरे बच्चे ने सीखना प्रारंभ किया तो इसकी गति क्या थी, धीमी थी, फिर धीरे धीरे उसकी जो गति तीव्र हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार या एस शेप्ड, या फिर इसको मिक्स्ड कर्व और एस शेप्ड कर्व कहेंगे। ठीक है, यह पृथक रूप से कोई वक्र नहीं है, वास्तव में यह उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिश्रित मात्र है। ठीक है, मिश्रण मात्र है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभिक घंटों में गति धीमी रहती है, फिर तीव्र हो जाती है, इसके बाद फिर धीमी और फिर तीव्र हो जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए, पहले क्या होता है, जब बच्चा सीखना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, गति धीमी होती है, फिर से क्या होता है, तीव्र हो जाती है, इसके बाद फिर धीमी होती है और फिर तीव्र हो जाती है। देखिए क्या हुआ, प्रारंभिक गति क्या थी, तेज थी। ठीक है, प्रारंभिक गति क्या थी, तीव्र थी, फिर क्या हुई, धीमी पड़ी, फिर क्या हुआ, फिर तीव्र हुई, तो क्या इससे क्या हुआ, मिश्रित वक्र बन गया। ठीक है, ये चार्ट भी वही शो करता है। पहले क्या हुआ, तीव्र गति से सीखा, ठीक, यहाँ तक चला, फिर क्या हुआ, धीमी पड़ गई गति, फिर क्या हुआ, फिर से तीव्र गति से सीखा, फिर क्या हुआ, धीमी हो गई गति।
ठीक, सीखने के पठार देख लेते हैं। आइए, तो सीखने के पठार प्लेट्यूस ऑफ लर्निंग, ये आपसे 2017, 18, 19 और 21, तो बैक टू बैक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ध्यान से पढ़कर जाना। आइए देखें, सीखने की इस प्रकार की अवस्था को जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है, इसे अधिगम का पठार कहते हैं। यानी कि अधिगम के पठार में देखो क्या होता है। देखिए, पहले क्या हुआ, मान लीजिए ये एक पठार बना, अधिगम का बना लेते हैं। देखिए क्या हुआ, गति पहले क्या थी, तीव्र थी। ठीक, फिर एक पठार आ गया, यानी कि रुकावट आ गई, तो सीखने की गति क्या हुई, बिल्कुल रुक गई। ठीक, क्या हुआ, बिल्कुल रुक गई। तो बहुत देर तक जब कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है तो इसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहेंगे। ठीक, पहले तीव्र गति से बच्चे ने सीखा, फिर अचानक से क्या हुआ, उसकी प्रगति जो थी, गति थी सीखने की, क्या हुआ, बिल्कुल क्या हो गई, समांतर हो गई, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, जैसे जहाँ पे था बिल्कुल वो रुक गया। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिगम का पठार बोलेंगे। ठीक, रॉस के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। इनका क्या कहा, पठार सीखने की क्रिया की एक विशेषता है। तो ये जो पठार जो होता है किस चीज़ को सूचित करता है, कि कोई बीच में रुकावट आ गई है, उस टाइम कोई प्रगति नहीं हो रही है। ठीक है, कोई उन्नति नहीं हो रही सीखने में, तो क्या कहेंगे, उसको पठार कहेंगे। स्किनर के अनुसार देख लेते हैं, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। ठीक, तो ये स्किनर का कहना है। आगे आइए, पठार अधिगम के पठार के कारण, ये आपसे 2017, 18, 19 और 21 में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए, पठार बनने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला क्या है, बच्चों में प्रेरणा का अभाव होने पर अधिगम में पठार बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, बच्चों में प्रेरणा का जब अभाव होता है तो पठार बनने शुरू हो जाते हैं। बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स हो गए, स्कूल में टीचर्स हो गए, किसी चीज़ को सीखने के लिए बार बार मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, तो क्या है, बच्चे का मन लगता है उस चीज़ को करने में, वो प्रेरित होता है उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अधिगम करते समय यदि बीच में किसी प्रकार के व्यवधान जैसे शोरगुल आदि होने लगते हैं तो पठार बनने लगते हैं। देखिए, आप कक्षा में एक अध्यापक है, पढ़ा रहा है, उसमें क्या है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, तो क्या है, अधिगम में एक पठार बन जाएगा। आप जो भी पढ़ाएंगे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, किसी कार्य की जटिलता भी अधिगम में पठार उत्पन्न कर सकती है। जैसे कि हो गया, कोई कार्य आपने क्लासरूम में करवाया बच्चों को, जो कि बहुत कठिन था, और आपने उसको सरलता से बताने का प्रयास नहीं किया, जैसा था वैसे ही समझा दिया। अब क्या हो गया, बच्चों को समझ में नहीं आया, तो क्या उत्पन्न हो गया, वहाँ पे पठार उत्पन्न हो गया। और क्या है, नेक्स्ट आपका, विषय वस्तु की निरस्ता। तो अगर विषय वस्तु जो है वो रोचक नहीं है, तो क्या है, बच्चे उसमें क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर विषय वस्तु में निरस्ता है तो उस चीज़ में अगर बच्चे जब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, पठार उत्पन्न हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आपका है, रुचि का अभाव, ज्ञान का अभाव, निराशा, थकान, आलस्य, ध्यान भंग होना, पारिवारिक कठिनाइयाँ आदि भी पठार बनाते हैं। अगर किसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को उसमें रुचि नहीं है, ठीक है, उस ज्ञान का अभाव है उस विषय के बारे में, निराशा है, या फिर बच्चा अधिक थका हुआ है, या फिर आलसी है बच्चा, या फिर उसका ध्यान नहीं है उस चीज़ों में, तो या फिर परिवार में उसके कोई कठिनाई है, तो क्या होगा,
इससे बच्चे के अधिगम में पठार बनेगा, पठार बनने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण विधियों का गलत क्रम। अगर आप सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कक्षा में किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं और शिक्षण विधि आपकी जो जो है वो गलत है, तो क्या होगा, पठार बनने का कारण बन जाएगी वो। ठीक। नेक्स्ट है आपका अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय। ये आपसे पूछा गया है 2019 और 21 में। ठीक है। पठार दूर करने के लिए उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या है आपका, कार्य को सीखने की उचित विधि अपनाई जाए। ठीक है। कार्य जो सिखाएंगे आप उसको यहाँ पे सीखने नहीं सिखाने कर लेना। ठीक है। कार्य को सिखाने की उचित विधि अपनाई जाए। उचित विधि द्वारा अगर आप छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उचित शिक्षण विधियों का अगर आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय, तो क्या होगा, पठार दूर होगा। सीखने के लिए उचित वातावरण का सृजन किया जाए। ठीक। वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वातावरण की। अगर अच्छे वातावरण में बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ने का जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, जिस वातावरण में पढ़ने का उनका मन करे, ठीक है, तो क्या होगा, पठार समाप्त होगा। बच्चे की सीखने के प्रति रुचि और प्रेरणा बढ़ाना। अगर बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो विषय वस्तु को रुचिकर बनाकर पढ़ाइए, उनको प्रेरित कीजिए। ठीक, कि आप कर सकते हो, आप अच्छे हो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रेरणा देते हैं तो क्या है, बच्चों का जो पढ़ने में पठार आ रहा है उसको दूर करने में सहायता प्राप्त होगी। प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करें। क्या करें, जो शिक्षण विधियाँ प्रभावी हैं उनका उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएं। पठार के कारण का पता करके बच्चों की समस्या का समाधान करें। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ सीखने में कठिनाई आ रही है तो उस वजह का पता लगाएं और क्या करें, उसको दूर करने का प्रयास करें। फिर 6 है आपका, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। अगर बच्चा कोई बहुत कमज़ोर है क्लास में, उसको नहीं समझ में आता है तो, या फिर वो दब के रहता, अधिक बोल नहीं पाता, तो क्या करें, उसके मनोबल बढ़ाएं, उसको प्रेरित करें कि बच्चे मतलब आप भी कुछ कर सकते हो, आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो और बहुत सब कुछ कर सकते हो। उसको बोलने के लिए अगर प्रेरित करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या होगा, पठार दूर होगा। नेक्स्ट है आपका सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है आपसे पूछा गया है 2018, 19, 21 और 23 में। ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि बैक टू बैक ये क्वेश्चन आया है हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब कोई एक सीखा हुआ कार्य जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बनाता है। जैसे हम विद्यालय में जोड़ घटाना गुणा भाग आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार में चीज़ें खरीदते समय करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जैसे कि आपने विद्यालय में कोई चीज़ सीखी, जोड़ घटाना गुणा भाग आदि सीखा और बाजार गए, आप मार्केट गए, कोई चीज़ खरीदी तो उसका उपयोग कर लिया आपने उस पर, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, सीखने का स्थानांतरण बोलेंगे। ठीक, आगे आइए। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या कहा। जब शिक्षण के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार अनुभव के कार्य की आदत ज्ञान निपुणता को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। इनका विचार ये था कि अगर आपको किसी चीज़ का अनुभव है या आदत है, ज्ञान है, या आप किसी चीज़ में निपुण हैं, तो अगर उसको आप किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, ये शिक्षण का स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है। अधिगम स्थानांतरण मुख्यतः दो प्रकार
के होते हैं। देखिए पहला क्या है आपका सकारात्मक स्थानांतरण और दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण। पहला है आपका सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है आपका सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का। ठीक है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, या फिर इतना भी लिख के आ जाएंगे तो ठीक है। सकारात्मक स्थानांतरण जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के अधिगम में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, कोई पूर्व ज्ञान है, आपने पूर्व में सीखी हुई चीज़, ठीक है, आपको कोई किसी चीज़ का अनुभव है या ठीक है, तो अगर कोई नई चीज़ सीख रहे हैं उसमें आपने उसका प्रयोग कर लिया, उसमें आपको पूर्व ज्ञान से सहायता मिल गई तो क्या कहेंगे, उसको सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर आप स्कूटर चला लेते हैं तो आप मोटरसाइकिल भी चला लेंगे, तो क्या हुआ, सकारात्मक स्थानांतरण हो गया आपके अधिगम का। ठीक, आगे है आपका नेक्स्ट नकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करते हैं तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होना। अब सोचिए कि एक साइकिल का मिस्त्री है, मैकेनिक है, क्या हुआ, उसके पास आप अपना स्कूटर लेके चले गए और कहो कि इस स्कूटर में ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो, क्या वो ठीक कर पाएगा? उसका जो ज्ञान है उस चीज़ में उसका क्या होगा, उसका प्रयोग नहीं कर सकता वो, तो क्या है, नकारात्मक होगा। अगर वो कर भी देगा तो ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक, नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे इसे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत देखिए। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला कौन सा है आपका, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों जैसे कि तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस विकास का प्रभाव आगे सभी कार्यों पर पड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपका ध्यान हो गया, तर्क करने की शक्ति हो गई, कल्पना हो गई, तो इसका क्या होता है, इनका क्या किया जाता है आपका, इनको विकसित किया जाता है किसके द्वारा, शिक्षण के द्वारा। ठीक, और अगर आपकी स्मृति ध्यान और कल्पना शक्ति अगर आपकी जो है अच्छी है तो क्या है, आपके विकास पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विकास पर पड़ेगा, आपके जीवन पर पड़ेगा, आप जो भी कार्य करते हैं तो उन पर इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आगे आइए नेक्स्ट, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। कौन है, थॉर्नडाइक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में सहचार्यात्मक तत्वों की कितनी समानता है। दो कार्यों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायक होंगे। देखिए कोई कार्य कर रहे हैं आप और पूर्व में भी आपने कोई ऐसा कार्य किया है, ठीक है, उससे अगर उसका संबंध है या फिर उसमें समानता देखने को आपको मिलती है तो क्या हो जाएगा, तो पूर्व में जो कार्य किया है उससे आप क्या ले लेंगे, सहायता ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान आपके जो वर्तमान में आप सीख रहे हैं उसमें वो आपको सहायक होगा। ठीक, तो समान तत्वों का सिद्धांत कहलाएगा कि समानता अगर किसी भी कार्य में है और पूर्व में सीखा हुआ कार्य और आप जो वर्तमान में सीख रहे हैं, ठीक, उसमें समानता है तो दोनों एक दूसरे के अध्ययन में क्या हो जाएंगे, सहायक होंगे।
तीसरा आपका है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो वही दूसरी परिस्थिति में उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे यदि शिक्षक के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह अपने इस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का समाधान करने और सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए कर सकता है। तो सामान्यीकरण के सिद्धांत का क्या मतलब है? अगर किसी परिस्थिति में, ठीक है, अगर कोई सामान्य, जैसे कि कोई अनुभव है व्यक्ति को, मान लिया, ठीक है, किसी कार्य का अनुभव है, किसी ज्ञान या फिर किसी भी क्षेत्र में अनुभव है, ठीक, तो अगर इस व्यक्ति ने एक परिस्थिति है उसमें उसका प्रयोग किया, ठीक, और क्या किया, उसका हल निकाल लिया। मान लीजिए एक बाल मनोविज्ञान का शिक्षक है, ठीक है, तो क्या है, कक्षा में अगर कोई समस्या है बालकों को तो उस चीज़ का वो प्रयोग करके बच्चों की समस्याओं को जानेगा और क्या करेगा, उनको उसका हल निकाल लेगा और बच्चे की समस्या का समाधान कर देगा। ठीक है, आगे आइए, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। आइए ये देखते हैं इसमें क्या है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार मुख्य दो प्रकार की बुद्धि होती हैं, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट योग्यता वाली बुद्धि इन्होंने बताया। स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है। जो सामान्य योग्यता है उसका स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है। विशिष्ट योग्यता जो होती है उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। सीखने सिखाने में अधिगम के स्थानांतरण का महत्व, ये 2019 में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए तो देखते हैं। पहला क्या है आपका, बालक को अधिक से अधिक सामान्यीकरण करने को कहा जाए। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है तो अपने अधिगम का अंतरण कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अधिगम का अंतरण कर लेता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक को विषयों से समन्वय करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या करके पढ़ाना चाहिए? शिक्षक को विषयों से समन्वय करके पढ़ाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, अधिगम के अंतरण के लिए, अंतरण का मतलब यहाँ पे है स्थानांतरण, ठीक है, के लिए बालक को अपने विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अगर पूर्व में बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है और इस टाइम क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, अगर पूर्व ज्ञान से, ठीक है, वर्तमान ज्ञान को उसने जोड़ लिया, ठीक है, पर पूर्व ज्ञान अगर उसका वर्तमान में काम आ गया तो उसको क्या कहेंगे? अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे या फिर अंतरण कहेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका है अधिगम। अधिकतम अधिगम के स्थानांतरण के लिए बालक को अर्थपूर्ण तथ्य अधिक से अधिक सीखने चाहिए। ऐसा होता है ना कि बच्चा जितना तथ्यपूर्ण ज्ञान उसके पास, बच्चे के पास होगा तो क्या होगा, वो अधिक से अधिक क्या कर पाएगा? अधिगम का स्थानांतरण कर पाएगा। ठीक, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में क्या कर पाएगा? शामिल कर पाएगा। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। ठीक, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर दें। ठीक, और अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते चलिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस डिफ़िकल्टी का हम समाधान कर पाएँ। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास तो अपना रिवीजन भी साथ साथ करते चलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।